गुड आफ्टरनून। ठीक है, रिवीजन करते हैं। लास्ट वीक अपन ने 3 दिन जो जो पढ़ा। सबसे पहले अपन ने क्या शुरू किया था? ऑफर। ऑफर करने वाला पर्सन कौन रहता? जिसको ऑफर किया वो। ऑफर करने वाला कौन? ऑफरर। और जिसको ऑफर किया वो ऑफरी। ऑफरी के पास कितने ऑप्शन रहते हैं? तो उसको अपन ने इसमें क्या बुलाया? कंसर्न। ऑफरी के पास 2 ऑप्शन रहते हैं और उसको हमने बुलाया कंसर्न। ठीक है, 2 ऑप्शन कौन से रहते हैं उसके पास? either to say yes, either to say no. Yes means assent और dissent means no, dissent। बराबर। फिर वो करता अगर एक्सेप्ट, मतलब एसेंट दिया उसने, दैट इज ही हैज मेड एन एक्सेप्टेंस। तो जैसे ही वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता तो ऑफरर क्या बन जाता? प्रॉमी। और ऑफरी क्या बन जाता? प्रॉमी सी। और इन दोनों के बीच में क्या बनता है? अग्रीमेंट। याद है? पक्का। जैसे अग्रीमेंट की बात करते हैं, अग्रीमेंट कितने टाइप के हैं? अग्रीमेंट कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। कौन से? मतलब ग्रेशियस और दूसरा नॉन ग्रेशियस। ग्रेशियस और दूसरा, बोलो जल्दी, ग्रेशियस और दोनों में से सोशल कौन सा है? ग्रेशियस वाला सोशल अग्रीमेंट है, और नॉन ग्रेशियस वाला कमर्शियल नेचर का रहता। कमर्शियल मतलब जिसमें समथिंग इन रिटर्न होता है, मतलब देयर इज अ गिव एंड टेक। गिव एंड टेक मतलब अगर मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो मुझे पैसे मिलने चाहिए। सो इन दैट केस आई एम अ सेलर एंड देन देयर इज अ, ये समझा ना? तो बायर और सेलर के बीच में लेन देन होना जरूरी है इन द केस ऑफ नॉन ग्रेशियस। और इसका एग्जांपल क्या है? चैरिटी, जो वन साइड रहती। बराबर। याद आ गया? ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा और कि अग्रीमेंट कैसे बनता? अग्रीमेंट कैसे बनता बताओ जल्दी। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू अग्रीमेंट। तो मतलब अग्रीमेंट कैसे बनता? ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला लो। ऑफर के अंदर क्या रहता? ऑफर के अंदर रहता हिडन प्रॉमिस। हिडन प्रॉमिस को बुलाया था इंटेंशन टू परफॉर्म। कभी प्रॉमिस किया है किसी को? तुम बता सकते कि व्हेन यू प्रॉमिस समथिंग तो उसका फीलिंग कैसा रहता? द द टाइम यू प्रॉमिस समथिंग, हाउ डू यू फील? बर्डन फील होता। कब तक के? समझा क्या? इन केस अगर आपको बर्डन फील हो रहा, मतलब आपका कहीं ना कहीं इंटेंशन टू परफॉर्म है। इन केस अगर आपको कहीं ना कहीं बर्डन फील हो रहा, इसका मतलब आप बोना फाइड हो। क्या हो? इन केस अगर आपको बर्डन फील हो रहा, इसका मतलब आपने किया हुआ प्रॉमिस जो है आप उससे अपने आप को बाइंडिंग मानते हो। ये समझ आया? नेक्स्ट, दूसरा रहता एक्सेप्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस? टू एक्सेप्ट द ऑफर। करेक्ट, टू एक्सेप्ट द ऑफर। तो जैसे ये भी एक्सेप्ट करता कहीं ना कहीं कमर्शियल नेचर के अग्रीमेंट में, वो भी कुछ ना कुछ क्या कर रहा? प्रॉमिस। ये समझा क्या? कैसे देखो, if I am promising to give something, then the other one is also promising to give something। समझा कि नहीं समझा? जैसे I have promised to teach you, what you have promised me is to pay the fees। समझा ना? So this is give and take। तो एक प्रॉमिस मैंने किया और दूसरा आपने किया, ऐसा। तो अगेन एक्सेप्टेंस ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉमिस। तो सवाल, प्रॉमिस कितने होते हैं? एक अग्रीमेंट में कितने प्रॉमिस होते हैं? या फिर टू बी मोर स्पेसिफिक, एक कमर्शियल नेचर के अग्रीमेंट में कितने प्रॉमिस होते हैं?
एक कमर्शियल नेचर के अग्रीमेंट में कितने प्रॉमिस होते हैं? मिनिमम कम से कम दो तो प्रॉमिस होते ही है। टू promises. Two promises is called as a set of promise. Set of promise. Set का मतलब होता ही दो है, बराबर है ना? तो set of promise. लेकिन जैसे मैंने वादा किया कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है, तो तुमने बदले में वादा किया कि सर ठीक है फिर हम आपको फीस देंगे, बराबर है? तो ये एक प्रॉमिस के बदले में दूसरा प्रॉमिस है, ये समझा कि नहीं? एक प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। मतलब एक कसम खाई मैंने और उसके बदले में मुझे और किसी ने भी कसम खा कर दी है कि भाई हाँ ठीक है, अगर आप पढ़ाएंगे तो मैं आपको फीस दूंगा या दूंगी, वॉट एवर। ये समझा क्या? सो दैट्स अ प्रॉमिस। तो सेट ऑफ प्रोमिसेस होता है, सेट ऑफ प्रॉमिस होता है, सेट ऑफ प्रॉमिस होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो आज के बाद अगर पूछा किसी ने कि अग्रीमेंट ऊपर से कमर्शियल नेचर का, तो फिर कितने प्रोमिसेस होते हैं? तो कम से कम दो प्रॉमिस तो होते ही हैं। अगर अग्रीमेंट सोशल नेचर का है तो एक ही प्रॉमिस होता है। ये समझा क्या? एक ही होता है इन द केस ऑफ सोशल नेचर, और कमर्शियल नेचर में कम से कम दो प्रॉमिस होते हैं। ये समझ आई क्या बात? पक्का? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो इस गिव एंड टेक को, इस गिव एंड टेक को अपन ने क्या बुलाया था? अगर सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचो तो सेलर अगर गुड्स गिव कर रहा है तो व्हाट इज एक्सपेक्टिंग? मनी, और मनी इज वर्थ, मतलब रिटर्न में कुछ तो ही इज एक्सपेक्टिंग ना, कि उसको बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। ये बात समझ आई क्या? बदले में कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए बदले में, मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न। एंड व्हेन देयर इज समथिंग इन रिटर्न, इट इज अगेन कॉल्ड एज गिव एंड टेक। तो जैसे इस केस में ही इज एक्सपेक्टिंग मनी और मनी इज वर्थ, एंड व्हाट ही इज गिविंग इज, ये समझा क्या? तो क्या ये अग्रीमेंट सोशल है या फिर ये अग्रीमेंट कमर्शियल है? तो कमर्शियल ग्रेशियस है या नॉन ग्रेशियस है? क्लियर है क्या पिक्चर? एकदम पक्का। बस इसी पार्ट को बोला जाता समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन, ऑल्सो नोन एज क्विड प्रो क्वो, क्विड प्रो क्वो। समझा? ठीक है, इस पे वापस आएंगे बाद में। नेक्स्ट अभी आगे फिर हमने पढ़ा था ऑफर का पहला रूल। ऑफर का पहला रूल क्या है? ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल, केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। एक सवाल अगेन, क्या हर ऑफर से लीगल रिलेशन क्रिएट होगा ऐसा जरूरी है? रीजन? कुछ भी बारे में ऑफर हो सकता, ठीक है, और कुछ बता सकते हैं? अच्छा एक और सवाल, यहाँ पर तो लीगल रिलेशन है, क्या हर ऑफर किसी प्रकार का रिलेशन क्रिएट करेगा इच? क्या हर ऑफर किसी प्रकार का रिलेशन क्रिएट करेगा इच क्या? यस और नो? यस, तो वाई यस? मैंने पूछा क्या इट इज नेसेसरी कि हर ऑफर से एक रिलेशन क्रिएट होगा? फिर तुम तो हाउ बोल रहे थे, अब नहीं क्यों बोला? एग्जैक्टली exactly. जरूरी नहीं है कि वो ऑफर एक्सेप्ट होगा, इट इज एट द चॉइस ऑफ द ऑफरी टू एक्सेप्ट इट और नॉट। समझा क्या? तो हर ऑफर एक्सेप्ट होगा जरूरी, कुछ ऑफर्स रिजेक्ट भी होते, तो वो ऑफर अगर रिजेक्ट होता क्या वो रिलेशन डेवलप कर सकता क्या? तुम किसी शॉप में गए, क्लोथिंग खरीदनी थी,
तो तुम गए, तुमको कुछ चीज़ें पसंद आई लेकिन भाव पसंद नहीं आया, तो तुम वापस शोरूम से बाहर निकल गए, मतलब तुमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो तुमने खरीदा क्या, कुछ। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि हर शोरूम में जाने के बाद में कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा? फिर तुम क्यों करते ऐसा? शर्म आती तुमको, इसके लिए तुम करते। लेकिन इम्पोर्टेंट, तुम जब शोरूम में गए तो इज इट नेसेसरी टू परचेज समथिंग? इट इज़ नॉट एट ऑल। तो कभी इस पे सोचा नहीं कि सर ऐसा क्यों नहीं है, कि ऐसा ज़रूरी क्यों नहीं है कि अंदर जाने के बाद कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा? हम खाली हाथ भी तो बाहर आ सकते हैं। चॉइस है, पक्का, ठीक है। और कुछ? नो वन कैन फोर्स, एग्जैक्टली, मन बदल जाना एट विल। समझा क्या? ऊपर से विल भी कैसी है, इनडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब फ्री विल। अगर ये नहीं मिल रही तो फिर बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की वेस्ट हो गई जिंदगी। रीजन, क्योंकि ये नहीं है। समझा ना? इफ इट इज बाउंडेड कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, तो फिर आपके इंडिपेंडेंस का कोई महत्व नहीं रहा। समझा? इसी के लिए ऑफर बाउंडेशन नहीं है। ऑफर कोई बाउंडेशन नहीं है। ऑफर इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। ऑफर इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, इट इज अ चॉइस। समझा? ऑफर इज अ चॉइस, ऑफर इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। ये माइंड में रख लो। ऑफर ऑब्लिगेशन नहीं होता। ऊपर से हर ऑफर रिलेशन डेवलप करे, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि जब ऑफर रिजेक्ट हो जाता तो वहां कोई रिलेशन डेवलप नहीं हुआ। समझा क्या? जब तुम शोरूम में गए और तुमने कुछ नहीं खरीदा, तो वहां पर क्या सेलर बायर का रिलेशन डेवलप हुआ? नहीं। समझा क्या? सो एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि हर ऑफर से रिलेशन डेवलप हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब सवाल में थोड़ा सा चेंज। हर वो ऑफर जो एक्सेप्ट होता, हर वो ऑफर जो एक्सेप्ट होता, क्या उससे रिलेशन डेवलप होता या नहीं? हर वो ऑफर जो एक्सेप्ट होता, क्या उससे कोई रिलेशन डेवलप होता या नहीं होता? उससे रिलेशन डेवलप होता, पक्का होता क्या? हर ऑफर जो एक्सेप्ट होता उससे रिलेशन डेवलप होता है। ये बात समझ आई क्या? प्रूव प्रूव करो इसको, कि हर वो ऑफर जो एक्सेप्ट होता उससे रिलेशन बनता। प्रूव इट। सवाल समझा क्या? हर वो ऑफर जो एक्सेप्ट हो रहा वो एक रिलेशन बना रहा, तुमने हाँ बोला, इसको प्रूव करो। बोल भागेश। हाँ? नहीं। 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 जब दोनों एक्सेप्ट कर रहे तो एक अग्रीमेंट बन रहा, और कुछ? क्या बोल रहे हो? मैंने क्या बोला? कि हर वो ऑफर जो एक्सेप्ट होता उससे एक अग्रीमेंट बनता। क्या ये सही है या नहीं? इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू? ट्रू, ओके, तो फॉल्स नहीं है, ट्रू है। बराबर ना? तो प्रूव इट। गलत जवाब। साइंड बाय बोथ द पार्टीज। ये दिख रहा क्या? सवाल एक अगेन पढ़ाए हुए के ऊपर बेस्ड है। क्या हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता या नहीं बन सकता? हाथ ऊपर करो। क्या हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता या नहीं? रीजन, कुछ अग्रीमेंट लॉफुल रहते हैं, कुछ अग्रीमेंट, और कुछ अग्रीमेंट्स
याद है? कुछ अग्रीमेंट्स लॉफुल होते हैं, कुछ अग्रीमेंट्स अनलॉफुल होते हैं और कुछ अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। लॉफुल बोले तो वो जो लॉ बोलता हाँ ठीक है कर लो, अनलॉफुल वो जो लॉ बोलता बिल्कुल मत करना, और कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स जिसके बारे में लॉ साइलेंट है। याद आया? पक्का? लीगल, वॉइड, इलीगल, लॉफुल, वॉइड, वैलिड, वॉइड, इनवैलिड। कुछ समझ आया? पक्का याद आया? सो दीज आर दोज। तो आंसर तो भैया इसका ट्रू ही है। रीजन, अग्रीमेंट कुछ भी हो सकते हैं। डेली बेसिस पे कोई क्राइम करने का भी अग्रीमेंट हो सकता, तो डेली बेसिस पे कोई चैरिटी करने का भी अग्रीमेंट हो सकता। समझ आया? डेली बेसिस पे कोई क्राइम करने का अग्रीमेंट हो सकता, तो डेली बेसिस पे कोई डोनेशन का या चैरिटी का भी अग्रीमेंट हो सकता। डेली बेसिस पे कोई सही चीज बेचने का अग्रीमेंट हो सकता, जैसे मेडिसिन। तो डेली बेसिस पे कोई गलत चीज बेचने का भी अग्रीमेंट हो सकता, जैसे ड्रग्स। कुछ समझ आ गई बात? अब तो अग्रीमेंट्स दोनों प्रकार के रहते हैं। अग्रीमेंट्स पे कोई रोक टोक नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुमको पता ही नहीं चलता कुछ अग्रीमेंट्स तो। समझा? वी आर अनअवेयर, लेकिन ऐसे अग्रीमेंट्स चल रहे हैं बाजार में। समझ आया क्या? तो पॉइंट अगेन, तो हर अग्रीमेंट वैलिड हो ये जरूरी नहीं है। समझा क्या? पक्का क्या? तो हर ऑफर एक लीगल रिलेशन क्रिएट करे ये भी जरूरी, क्योंकि ऑफर इनवैलिड भी हो सकते हैं। कुछ समझ आया? पक्का? क्लियर अगेन? इससे क्या सीखने मिलता? एक स्टेटमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर agreements but but not all agreements are। तो अगर मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को लूं, तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड होने चाहिए। कुछ समझा क्या? अग्रीमेंट्स हमेशा, तो ही वो क्या बन सकते? कॉन्ट्रैक्ट बन सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड ही होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में इनवैलिड नहीं होता। लेकिन मैं बात करूं अगर अग्रीमेंट्स की, तो अग्रीमेंट्स वैलिड भी हो सकते, वॉइड भी हो सकते और इनवैलिड भी हो सकते। सीख लिया अभी? पक्का? पॉइंट, तो ऐसा कौन सा ऑफर है दुनिया का जो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता? एग्जाम्पल नहीं देना है तुमको, स्टेप से प्रूव करना है। मतलब हर वैलिड ऑफर एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता, हर लॉफुल ऑफर एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ये समझा क्या? पक्का क्या? क्योंकि हर लॉफुल ऑफर अगर एक्सेप्ट हुआ तो होता है, बोलो जल्दी, हर लॉफुल ऑफर अगर एक्सेप्ट हुआ है तो क्या बन, उसमें वो क्या कर सकते? वो एनफोर्सिएबल होता है। हर वैलिड ऑफर जो एक्सेप्ट होता वो एनफोर्सिएबल होता है, एंड दैट इज व्हाई वी से इट कैन बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगेन हम पॉइंट पर आ गए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। बरोबर है? सेक्शन 2A प्लस सेक्शन 2B प्लस सेक्शन 2E। नहीं, इधर कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 2। समझा? सेक्शन 2A प्लस सेक्शन 2B प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। इधर कोई सेक्शन लिखा क्या मैंने? फिर सेक्शन 2A प्लस सेक्शन 2B प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। कुछ समझ आया क्या सबको? पक्का? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक के? एकदम क्लियर, स्पष्ट, क्रिस्टल? फिर दूसरे नंबर का रूल लिखो।
लिखा क्या? ऑफर मस्ट बी सर्टन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। समझा क्या? एन ऑफर मस्ट बी सर्टन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। An offer must be certain, definite and not vague. बोलू? एक ऑफर हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। समझा क्या? एक ऑफर हमेशा श्योर होना चाहिए और एक ऑफर हमेशा फ्री फ्रॉम एनी कंफ्यूजन होना चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी कंफ्यूजन, इसको लॉ में बोलते हैं एम्बिग्विटी। फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन। समझा क्या? और नो एम्बिग्विटी मतलब नो कंफ्यूजन। समझा? कंप्लीट, श्योर, फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी। और रूल क्या है? सर्टन, डेफिनेट, नॉट वेग। एम्बिग्विटी, AMBIGUITY, एम्बिग्विटी। एक्सप्लेनेशन सुनो। मेरे पास दो मोबाइल है। कितने? तो मैंने एक ऑफर दिया, मुझे मेरा फोन बेचना है। क्या समझे? फोन बेचना है, ये समझ गए तुम? मैंने बोला था, सुन तो लो, पहले पूरा सुन लो। मैंने ये बोला कि मुझे मेरा फोन बेचना है 25,000 रुपए में। कितना है? 25,000। समझा क्या? क्या समझा? ये समझ गया तुमको? फिर तुम पैसे लेकर आए और मैंने तुमको हाथ में MI का फ़ोन दिया जिसका ओरिजिनल न्यू का वैल्यू 13,000 रुपये है। तुम 25,000 दे देंगे ना? नहीं नहीं देंगे, क्यों? अभी तो तूने बोला हाँ दे देंगे। नहीं 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 नहीं, देना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या पॉइंट था जो अनक्लियर था? दूसरा मोबाइल मेरे पास में एप्पल का है, ले लेंगे 25 में, मैंने बेचना तो चाहिए। पॉइंट। फ्रॉड नहीं है वो। दिस इज जस्ट यूजिंग, दिस इज जस्ट यूजिंग ऑफ वर्ड्स जिससे स्कोप बढ़ जाता। मैंने क्या यूज किया? सिर्फ मुझे फोन बेचना है 25,000 रुपये में। तुमने बोल दिया हाँ हमें फोन खरीदना है 25,000 रुपये में, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये था कि सर अपना आईफोन बेच रहे, और मेरे दिमाग में ये था कि मैं अपना MI का फ़ोन बेच दूंगा। अब मुझे बताओ, क्या ये ऑफर क्लियर था या नहीं? क्लियर था कि नहीं था? पक्का बोलो।
क्या था, कंफ्यूजिंग था। क्यों कंफ्यूजिंग था सृष्टि? एग्जैक्टली exactly. तो ऑफर पहली चीज कंप्लीट नहीं था, श्योर भी नहीं था, और एम्बिग्यूअस था, मतलब कंफ्यूजिंग था। सवाल, क्या ऐसा ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है या नहीं? अगर तुमने बोल दिया हाउ, तो तुमको फिर एमआई खरीदना पड़ेगा 25,000 में। कुछ समझ आई बात? और अगर तुमने बोला नहीं, मतलब अभी भी स्कोप है कि तुम बच सकते हैं, अब तुम बोलो क्या करेंगे? ऑब्वियसली नहीं खरीदेंगे ना। हाँ, पॉइंट इज कि जब दोनों पार्टीज जो आपस में ट्रेड कर रही, मतलब ऑफरर और दूसरा ऑफरी, ऑफरर एंड ऑफरी, ये दोनों पार्टीज में जब तक के सर्टन नहीं होता कोई चीज, मतलब क्लियर नहीं हो जाती बातें, तब तक के वो किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट बनने काबिल नहीं है। तो मैंने क्या ऑफर देना चाहिए था, या फिर तुम्हारा उस पर क्या सवाल होना चाहिए था? पॉइंट, मैंने क्लियरली स्पेसिफाई करना था कि मुझे अपना एमआई का फोन 25,000 में बेचना है, खरीदोगे क्या? क्या अब ये ऑफर क्लियर है? क्या ये ऑफर क्लियर ऑफर है या नहीं है? ये ऑफर एक क्लियर ऑफर है, कंप्लीट ऑफर है, क्योंकि आप एक जस्टिफाइबल ओपिनियन बना सकते हो। सर को फोन बेचना है, सर के पास कितने फोन है? दो। सर को दोनों में से कौन सा वाला बेचना है? एमआई का फोन बेचना है। तीसरा, सर को फोन कितने में बेचना है? एमआई वाला 25,000 रुपए में। ऑब्वियसली तुम खरीदोगे? तुमको नहीं खरीदना है, क्योंकि तुमने ऑफर क्लियरली सुना, प्लस मैंने ऑफर क्लियरली स्पेसिफाई किया और बताया। करेक्ट? इन केस अगर पॉइंट सिर्फ इतना होता कि मैं बोलता कि मुझे मेरा फोन बेचना है, तो स्टिल देयर इज, तो तुम्हारा सवाल होना चाहिए था सर कौन सा बेचने वाले हो? कितना तो मैं बता दूंगा, 25,000 बताया है, लेकिन तुम्हारा सवाल होना चाहिए सर आपके पास दो फोन है, दोनों में से आप कौन सा बेचना चाहते हो? पॉइंट क्लियर है? समझा क्या? मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है 45,000 रुपए में, मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है 45,000 रुपीज में। बोलो, सब्जेक्ट टू कंडीशन मेरे पास में दो गाड़ियां है, दो दो टू व्हीलर है मेरे पास में। सर आप अकेले चलाते दोनों? हाँ। तो अब तुम्हारा कंफ्यूजन अराइज क्या हो गया कि सर दोनों में से कौन सा, दोनों में से कौन सा? समझ आया? पक्का? या फिर दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको बेचना है, ये पॉइंट है। अब तुम जब ये सवाल करोगे, देन आई विल स्पेसिफाई कि मुझे मेरी टीवीएस वाली गाड़ी बेचनी है। ये समझा क्या? तुम पूछे होंगे सर दूसरी कौन सी है? सुजुकी वाली गाड़ी है सर के पास। अभी समझा क्या? अब मैंने लेकिन क्लियरली बोल दिया मुझे मेरी टीवीएस वाली गाड़ी बेचनी है, तो अभी क्लियर है ऑफर? सिर्फ इतना बोलो कि ऑफर क्लियर है क्या। अभी तुमको एक्सेप्टेंस के लिए कोई चॉइस नहीं है, तुमको सिर्फ इतना बताना है क्या ऐसा ऑफर क्लियर ऑफर है या नहीं। अब जो एग्जांपल बुक में यूज किया गया, क्या एक ट्रेडर है जो तेल में डील करता है, जनरली तेल में डील करता है, जनरल ऑयल। अब इधर उसका ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी मतलब किराने का स्टोर है। अब किराना दुकान तुमको भी पता है कि वहां पर कुछ कॉस्मेटिक्स भी होते हैं और कुछ खाने की चीजें भी होती है, तो मिक्सचर रहता। या फिर आसान भाषा में, अपने घर के पीछे कोई छोटा छोटा सा जनरल स्टोर हो गया। जनरल स्टोर में मल्टीपल चीजें रहती, उसके अंदर साबुन भी रहते और उसके अंदर चिप्स भी बेचता वो, मतलब खाने की भी चीजें बेचता और लगाने की भी चीजें बेचता। पॉइंट, तुमने उसको कॉल किया और उसको बोला 1 किलो तेल चाहिए। क्या चाहिए?
1 किलो तेल चाहिए, तुमने ऑफर उसको क्लियर दिया या नहीं दिया? क्यों? एग्जैक्टली exactly. तुमको तेल कौन सा, खाने का तेल चाहिए या फिर, क्योंकि उसके पास दोनों भी मिलते हैं, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला है कि तेल कौन सा, खाने का या लगाने का। समझा क्या? मतलब एडिबल ऑयल या फिर हेयर ऑयल। बात समझ आई क्या? ऐसा। तो ऑफर क्लैरिफाइड होना चाहिए, दैट इज व्हाई द रूल बिकम्स ऑफर मस्ट बी सर्टन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। थियोरी लिखो उसमें, ऑफर शुड बी क्लियर, offer should be clear, offer should be clear, offer should be clear, solid, कॉमा तो दो, ये बताना नहीं पड़ता। ऑफर शुड बी क्लियर, सॉलिड एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी। ऑफर मस्ट बी क्लियर, सॉलिड एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी। तुमको कैसा इंसान पसंद है, जो रोज अपना ऑफर चेंज करे ऐसा, या फिर एक स्टेबल ऑफर पे रहे वो? सिंपल। नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तीसरे नंबर का रूल है, हाँ, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द, बोलो इसका मतलब क्या है? बोलो ना, इधर वर्ड कम्युनिकेटेड का मतलब क्या है? एग्जैक्टली, पॉइंट इज नॉलेज में आना जरूरी है, नॉलेज में आना जरूरी है। कभी कभार हम इस वर्ड का बहुत प्रोनाउंस करते हैं, या फिर इस वर्ड का बहुत यूज करते हैं जब हमको बोर भी होते रहता तब भी, जैसे अभी। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है यहाँ कि ऑफर कम्युनिकेटेड होना चाहिए, मतलब जब ऑफरर ऑफर दे रहा है तो ऑफरी को क्लियर सुनाई दे, उसको वो ऑफर समझे, ताकि वो एक रैशनल यस और नो बना सके। समझा क्या? रैशनल यस और नो का मतलब कि वो समझदारी वाला यस या फिर समझदारी वाला नो डिसाइड कर सके, और ये तभी होगा जब वो प्रॉपरली सुनेगा। बहुत सी बार ऐसा होता कि हम कुछ चीज़ों को अवॉइड कर देते, इग्नोर कर देते, कुछ बात बोल रहा है कोई, हम उसको इग्नोर करते, फिर वो पर्सन चले जाता है। जैसे मान लो कि तुम फोन में बिजी हो घर पे, और पापा बाहर जा रहे हैं, और उन्होंने बाहर जाते जाते तुमको पूछा तू कौन सा फ्लेवर आइसक्रीम का खाएंगी। तुम फोन में थे, तुमने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसा तुमने रिप्लाई दे दिया, वो चले गए। उनको तुमने क्या कन्वे किया है कि तुम आइसक्रीम खाएंगे ही नहीं। फिर क्या होता? पापा बाकी सबके लिए आइसक्रीम लेकर आ चुके, खुद के लिए भी ला चुके, वो तुम्हारे बैठकर आइसक्रीम बाजू में खा रहे हैं एकदम। हाँ, फिर तुम क्या बोलते? अचानक से तुम्हारा फोन से ध्यान हटके ऐसा जाता, तो तब तुमको क्या रियलाइज होता कि मेरे को क्यों नहीं मिली, क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे को आइसक्रीम क्यों नहीं मिला? फिर तुम पूछते पापा को, पापा मेरे लिए लाए कि नहीं लाए? फिर तुम जाते रेफ्रिजरेटर भी चेक कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर पूछते हैं पापा सही में नहीं लाए? पापा बोलते नहीं। तो क्यों नहीं लाए? तू नहीं तो मना किया था। अभी समझा ये क्यों हुआ? सुना नहीं बराबर, इग्नोर किया था,
उनकी बात को, अगर उनका ऑफर प्रॉपरली सुनते तो तुम अपना फ्लेवर बता देते थे। अभी समझा क्या? और आइसक्रीम खाने को मिलती थी, पॉइंट। एटलीस्ट खाने को तो मिलती थी। समझ आई क्या बात? पक्का? बस यही वो पॉइंट है कि ऑफर प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होना चाहिए। तो इसके लिए जबरदस्त ऑफर देती मम्मी। मम्मी को जब ऐसा कोई रिस्पॉन्स आता, हाँ हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आता, मम्मी दोबारा तुम्हारे पास आती और पहले फ़ोन छीनती और फिर पूछती खाएंगी आइसक्रीम, क्योंकि मम्मी को मालूम है तुमको पसंद है और तुम मना कैसे कर रहे हैं, ये उनको दिमाग में घुसा ही नहीं, उनको पचा ही नहीं ये बात। हाँ, तो वो आती फिर पूछती ओ खाएंगी क्या, फिर कौन सी खाएंगी, जो मेरे लिए ला रहे वही ला लूं? तो फिर तुम बोलते हाँ हाँ लेके आ जाओ। अब प्रॉपरली ऑफर कम्युनिकेट, अब समझा क्या? क्योंकि तुम एक रैशनल यस बोल पाए। कुछ समझ आ गई बात? पक्का? गया? सो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सर जो पढ़ा रहे वो बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं हो रहा। हाँ, इसका क्या मतलब है? मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि सर एक्चुअली पढ़ा क्या रहे हैं, बस सर बड़बड़ कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो कि इसके पहले जो मैंने आइसक्रीम वाला एग्जांपल लिया एंड ऑल, वो तुमको बिल्कुल ऐसे समझा ही नहीं, ऐसा पता ही नहीं चला कि क्या पढ़ा दिया। है कोई ऐसा? हाथ ऊपर थोड़ी करते तुम इस पे, ऐसा है ही नहीं। पक्का? फिर समझ आ गया? फिर आगे बढ़ते। ऑफर मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। लिख दो उसके अंदर, ऑफर शुड बी communicated, offer should be communicated, that is, offer should be communicated, that is, it should come into the knowledge of the, it should come into the knowledge of the offeree, it should come to the knowledge of the offeree। आया क्या समझ में? पक्का? नेक्स्ट रूल लिखो। नेक्स्ट रूल लिखने से पहले तुम बताओ, तुम किसी को कोई भी ऑफर क्यों करते या क्या सोच कर करते हो? बेनिफिट के लिए। और तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है ऑफर देने के बाद? वो ऑफर के बदले कुछ देवे, ऐसा? कि पहली एक्सपेक्टेशन तुम्हारी क्या रहेंगी ये बताना है तुमको। बोल प्रिया। अदर पार्टी जो है वो हमारा ऑफर, ये लड़कों के केस में बड़ा होता, लेकिन बेचारे मुंह के बल गिर जाते हैं। समझ गए होंगे, है ना? बोले सर क्या सर, आपको कैसे मालूम? बट तनय, अब हम किसी को ऑफर नहीं देते। पॉइंट 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 ये है कि जब भी आप किसी को ऑफर कर रहे हो तो आपकी एक उम्मीद रहती कि सामने वाला आपका ऑफर बराबर है कि नहीं। हाँ, बट होता क्या ऐसा? हाँ, सोचो एक बार, सोच लो एक बार, ध्यान से सोच लो कि ऐसा कोई सिचुएशन था जिसमें तुमने किसी को ऑफर दिया और उसने एक बार में हाँ बोल दिया। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इन दैट सेंस ओनली, इन एनी सेंस, कोई भी चीज के लिए भी हो सकता हो कि एक बार में एक्सेप्ट कर लिया। जैसे क्या? जब भी तुम किसी को कोई चीज देने का ऑफर करते, वो बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन जैसे ही तुम उनको बोलते कुछ मुझे चाहिए, वो पता नहीं क्यों रिजेक्ट कर देते। समझ आई क्या बात? हाँ, जब तुम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो वो एक्सेप्ट कर ही लेता,
मतलब जैसे क्या, खाने को दिया तो, है ना। दूसरा, चॉकलेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसमें भी अगर चॉकलेट थोड़ी महंगी हो, हाँ, तो फिर तो आदमी रिजेक्ट करता ही नहीं, वो बोलता फुकट में बेटा, आज तो बल्ले बल्ले। हाँ, एग्जैक्टली exactly. फिर तीसरी चीज, तुम अपने दोस्त के साथ बाहर भटक रहे थे, उसने अचानक पानी पूरी के ठेले पर गाड़ी रोका, फिर उसने तुमको पहली बार आवाज दिया, तुम गाड़ी पे ही बैठे थे, वो गया था पानी पूरी तक, फिर उसने तुमको आवाज दिया, आ रहा नहीं क्या खाने को, आ रही नहीं क्या खाने को, फिर तुम बोलते नहीं, फिर वो बोलता पैसे मैं दे रहा, पहली फुर्सत में सब काम छोड़ छुड़ा के जाते, क्योंकि पैसे कोई और दे रहा, ये ऑफर बार बार नहीं मिलने वाला। तो पॉइंट इज कि हर व्यक्ति का इंटेंशन होता है ऑफर करते वक्त कि सामने वाला व्यक्ति एसेंट ही दे, कोशिश। तुमको याद है अपन ने पढ़ते वक्त 12th स्टैंडर्ड में भी, मतलब 11th में भी पढ़ते वक्त, एक चीज मैंने तुमको बोला कि अब एक पावर है हमारे पास में, मनाने का, कन्विंस करने का, तो ऑफर ही कुछ ऐसा दो कि सामने वाला मना ही ना कर पाए। समझा क्या? इसको बोलते मेक मी एन ऑफर दैट आई कांट रिफ्यूज। समझा क्या? मेक एन ऑफर दैट कांट बी रिफ्यूज्ड। अरे, फिर समझा? तो वो पानी पूरी वाला एक ऑफर ऐसा था जो बिल्कुल भी रिफ्यूज करने लायक, बात समझ आ गई होंगी। अब लिखो, सो ऑफर मस्ट बी मेड with a view, offer must be made with a view, VIEW, offer must be made with a view to obtain the assent, offer must be made with a view to obtain the assent of the other party, offer must be made with a view to obtain the assent of the other party। मतलब ऑफर ऐसा सोच कर करते कि सामने वाला पार्टी एसेंट ही दे, मतलब यस ही बोलेगा। समझ में आया क्या? डन। नेक्स्ट, ये मेरा फेवरेट है। ऑफर में बी कंडीशनल, ऑफर में बी कंडीशनल, ऑफर में बी कंडीशनल। इसकी थ्योरी लिख लो। ऑफर में कंटेन ऑफर में कंटेन, अब ध्यान से लिखना, एज मेनी कंडीशंस, ऑफर में कंटेन एज मेनी कंडीशंस which the offerer, offer may contain as many conditions which the offerer thinks fit, thinks fit। बताइए इसका मतलब क्या है? बोल। एग्जैक्टली, ऑफरर को जितनी कंडीशंस सही लगती है वो ऑफर में उतनी कंडीशंस डाल सकता है। कुछ बात समझ आई क्या? ऑफरर को जितनी कंडीशंस ठीक लगती है वो उतनी कंडीशंस ऑफर में इंक्लूड कर सकता है। सर आप टर्म्स एंड कंडीशंस वाले कंडीशंस बात कर रहे हैं? हाँ, उसको जो कंडीशन ठीक लगती वो कंडीशन डाल सकता है। जैसे मुझे मेरा एमआई का फोन 25,000 में बेचना है, तो इसमें कंडीशन क्या है? वेरी गुड, 25,000 इज द कंडीशन। मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हारे जान पे आ रही,
बोले सर कुछ भी, 13,000 का फोन आपने जब खरीदा वो भी नया, और आपको ये फोन 25 में बेचना है, पागल हो गए आप। 2 मिनट। तो इसका जवाब, मैंने फोर्स किया तुमको, मैंने महज एक ऑफर दिया है, बस। मैंने तुमको बोला खरीदना पड़ता, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है जबरदस्ती है नहीं, क्योंकि क्या है, ऑफर है। कुछ पॉइंट समझ आया? पॉइंट क्लियर? कि ऑफर में कंडीशंस कुछ भी डाल सकते हैं आप मन से, समझा? जैसे एक और ऑफर है, क्या मैंने ऑफर किया, क्या तुम मेरी बिल्ली खरीदोगे? ठीक है, क्या तुम मेरी बिल्ली खरीदोगे? तुम बस हाउ बोलने ही वाले थे, फिर मैंने तुरंत बोल लिया साथ में तुमको मेरा कुत्ता भी ले जाना पड़ेगा। अबे तुम सीरियसली क्यों ले रहे? मतलब तुम यस और नो का जवाब क्यों दे रहे? नहीं, तुमको सही में थोड़ी कोई ऑफर दे रहा है। समझ आई बात? कंडीशन है, अगर ये लोगे तो ये लेना ही, ऐसा वाला कंडीशंस रहती। बहुत सारी कंपनीज ये कंडीशंस डालती है उनके प्रोडक्ट बेचने के लिए, समझा क्या? हाँ, तो ऐसी कंडीशन सर अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। कंडीशन उनकी मर्जी है क्योंकि खरीदना तुम्हारी मर्जी है। बात समझ आई? कंडीशन वो जो चाहे वो कंडीशन डाल सकते हैं। वो अपने प्रोडक्ट को लाख रुपए में बेचेंगे जबकि वो प्रोडक्ट का कॉस्ट 1,000 रुपए भी नहीं होगा, उनकी मर्जी, क्योंकि प्रोडक्ट उनका है और उन्होंने तुमको सिर्फ ऑफर किया है, कंपलसरी नहीं किया। कुछ बात समझ आई? सो ऑफर में बी कंडीशनल। एक सवाल है, क्या एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्यों? एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकता है क्या? क्या एक्सेप्टेंस में कंडीशंस डाली जा सकती है या नहीं? या फिर बोलो एक्सेप्टेंस देते वक्त कंडीशंस डाल सकते क्या? बोलो शर्मा जी। एग्जैक्टली exactly. अगर आप एक्सेप्टेंस में कंडीशंस डालोगे तो आपने फिर से किसको ऑफर दे दिया? ऑफरर को ही ऑफर दे दिया। मतलब अब तुम उसकी जगह पर हो और वो तुम्हारी जगह पर है। कैसे सर? तो मैंने ऑफर दिया नैतिक को, क्या तू मेरा डॉगी खरीदेगा? वो इंटरेस्टेड है। मैंने उसको पूछा, मतलब तू क्या मेरा डॉगी खरीदेगा 45,000 में? ऐसा ऑफर दिया। नैतिक बोले यस बट, अब बट आ गया, मतलब आगे कुछ तो कंडीशन आने वाली। यस तो बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे कंडीशनल यस है, मतलब दिस यस इज अ कंडीशनल यस। उसने कंडीशन क्या डाली? सर आपको मेरी बिल्ली खरीदनी पड़ेगी 25,000 में। ये बुक में एग्जाम्पल है, मन से नहीं बनाया। ऑफर क्या था? क्या तू मेरी बिल्ली खरीदेगा, सॉरी डॉगी खरीदेगा 45,000 में। फिर उसने ऑफर क्या दिया? क्या? हाँ, नहीं नहीं, क्या नहीं, उसने क्या बोला? बिल्कुल सर खरीद लूंगा, लेकिन आपको मेरी बिल्ली खरीदनी पड़ेगी इन 25,000। ये समझा क्या? अब अगेन ऑफर चॉइस किसके हाथ में है? कि अगर मैंने ये बोला कि चल ठीक है मैं तेरी बिल्ली खरीद लूंगा तो फिर ये डील हो जाएंगी, लेकिन अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया तो? अब पॉइंट ध्यान से देख लेना इसको, मैं इसको पिक्चराइज करके बता रहा हूँ। पहला ऑफर किसने दिया? पहला ऑफर दिया मैंने नैतिक को। क्या ऑफर था? डॉग @45K। ठीक है, डॉग @45K, दिस वॉज एन ऑफर। समझा क्या? नैतिक ने ऑफर एक्सेप्ट करने की बजाय उल्टा एक और ऑफर क्या दे दिया? कैट @25K। ये समझा क्या? तो नैतिक के इस ऑफर के वजह से ऑब्वियसली नैतिक ने मेरा पहला ऑफर क्या कर दिया? ठुकरा दिया। अगर नैतिक को सीधा सीधा ऑफर एक्सेप्टेबल होता तो वो वहीं सिर्फ क्या बोलता था? यस, बस। लेकिन उसने क्या किया? यस कॉमा
बट, समझा क्या? यस कॉमा बट में उसने क्या किया, सर आपको मेरी बिल्ली खरीदनी पड़ेगी इन 25,000। समझा? ये जैसी उसने ऑफर दिया, इट मींस कि उसने मेरा ऑफर कर दिया रिजेक्ट, और उसने अपना एक नया ऑफर वहां पर डाल दिया। समझा? अब ये डील तभी पॉसिबल है जब मैं यस बोलूंगा तब। हालांकि पहले ऑफर के अनुसार मैं था और ये था, लेकिन ऑफर ने क्या बोला, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, कंडीशनल दिया उसने, जिसमें आधा एक्सेप्टेंस है और आधा अगेन एक जो उसने मुझे दिया। तो अब ऑफरर बन गया, और ये कुछ बात समझ आई क्या? पार्टीज की पोजीशन फ्लिप हो गई, चेंज हो गई। कुछ बात समझ आई? पक्का? ऑफरर बन गया ऑफरी, और ऑफरी बन गया वापस। अब चॉइस किसके, इधर इस केस में आ गई। क्लियर है क्या? तो जब भी एक ऑफर के बदले एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, एक ऑफर के बदले कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, याद रखना कि वो सामने वाला तुमको क्या दे रहा है, एक ऑफर दे रहा। अब तुमको चूज करना पड़ेगा यस और नो। सो दैट इज व्हाई दे से एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी कंडीशनल। मैंने क्या बोला? एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी कंडीशनल। और अपन ने अभी क्या लिखा था? ऑफर कैन बी कंडीशनल, मतलब ऑफर में बी कंडीशनल, मतलब ऑफर में कंडीशंस हो सकती है, एक्सेप्टेंस में कंडीशंस नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस में अगर कंडीशन बन जाए या फिर एक्सेप्टेंस में अगर कंडीशन मिला दिया जाए, वो बन जाता काउंटर ऑफर। क्या बन जाता? जिसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बार्गेनिंग। वेरी गुड। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? एकदम एकदम बेस्ट, बार्गेनिंग। क्या करते? दुकानदार बताता, मैडम ये चीज 500 रुपए की है। मैडम कितने मांगती? तुम क्या बोलते? 100 में दे रहे हो ना भैया। फिर भैया बोलते, पुरता नहीं ना मैडम, घर में भी नहीं आए तुम तो। फिर तुम बोलते चलो जाने दो, 150 दे देना, 150 लगा देना। फिर वो वापस बोलता, चलो ठीक है 200 में लेके जाओ। समझा क्या? यहाँ पर तुम एक दूसरे को ऑफर दिए जा रहे हैं, एक्सेप्टेंस हुआ था क्या? नहीं। ऐसा क्योंकि तुम्हारा एक्सेप्टेंस क्या था? कंडीशनल। तो बार्गेनिंग इज अ काउंटर ऑफर, बार्गेनिंग इज अ काउंटर ऑफर। बात समझ आई क्या कुछ? काउंटर ऑफर ये वर्ड समझा क्या? पक्का? एक्सेप्टेंस इफ कंडीशनल बिकम्स अ काउंटर ऑफर, मतलब एक ऑफर के बदले दूसरा ऑफर, ऑफर के बदले दूसरा ऑफर मिल गया तुमको। तुमने कुछ ऑफर दिया था और सामने वाले ने तुरंत तुमको एक ऑफर दे दिया। क्लियर है क्या? पक्का? नेक्स्ट रूल, ऑफर इज डिफरेंट, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर is different from an invitation to offer। इसका मतलब क्या है इनविटेशन? एक छोटा सा एग्जांपल है, तुम सबको पता है इसके लिए दे रहा हूं। कंपनी कंपनी शेयर्स इशू करने से पहले क्या देती? प्रोस्पेक्टस में क्या लगा हुआ रहता? ये किसको देती? फिर पब्लिक अगर इंटरेस्टेड है तो क्या फिल करती? किसको भेजती? अब कंपनी को क्या आया? सब्सक्रिप्शन आया, एप्लीकेशन आया। तो कंपनी डिसाइड करेंगी कि इनको अलॉट
करना है या समझा क्या? तो जो ये था वो क्या था? इनविटेशन टू, तुमने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके कंपनी को भेजा वो क्या है? और अलॉटमेंट क्या है? एक्सेप्टेंस। पॉइंट समझा? एक और एग्जांपल है, बहुत नॉर्मल है। सुपर मार्ट सबको पता है, सुपर बाजार। हाँ, सुपर बाजार में क्या होता है? कैसा दिखता सुपर बाजार? बहुत सारे प्रोडक्ट लगे हुए रहते, लाइन से ट्रॉलीज लगी हुई रहती, तुमको खुद को उठाना है, राइट? तो जब वो डिस्प्ले में लगे हुए हैं तब वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। समझा क्या? तुमने कभी जिद की क्या कोई गेम वेम के लिए या फिर कोई ऐसी चीज के लिए जो कांच के बाहर दिख रही थी तुमको, भाई ये वाली चीज चाहिए, कि ये क्या कभी जिद ऐसा? या फिर कभी इच्छा हुई तुम्हारी ये तो मैं लेके रहूंगा है? अब तुम गाड़ियों के लिए करते होंगे, लड़के लोग बेचारे बाइक देख के, मैं समझ सकता तुम्हारी मंशा। लेकिन पहले जब एकदम छोटे रहते तब साइकिल भी दिखती थी अगर छोटी सी, और जो तुम्हारे पास नहीं है तुम्हारा चालू हो जाता था, मम्मी, है ना? ऐसा, मम्मी, है ना? फिर मम्मी तेल लगा के छाप, पट से हेडशॉट। फिर तुम खुद ही बोल देते थे जाने दे, कोई बात नहीं, अगली बार। सो पॉइंट, वो साइकिल डिस्प्ले में जब थी तो वो तुमको बुला रही थी, आ मेरे को खरीद। दैट वाज प्योरली इनविटेशन। समझा? फिर इन केस मम्मी का मूड बहुत अच्छा है और मम्मी तुमको लेके गई दुकान में, दुकान में कौन सी बेटा, कौन सी साइकिल पसंद है? वो वाली? नहीं नहीं वो वाली। फिर तय हो गया, एक तय कर ले कौन सी पसंद है। फिर मम्मी उनसे भैया से पूछती थी भैया कितने की लगाएंगे? समझा क्या? फिर भैया बोलते 2,500 रुपए की साइकिल है मान लो। फिर मम्मी बोलती थी तो एक साइकिल जो है वो निकाल दो, भैया बोलते नहीं। समझा क्या? क्या समझा? मम्मी ने जो उनको बोला ये साइकिल निकाल के दो, तब मम्मी ने दिया ऑफर। भैया ने जब बोला नहीं तो भैया ने कर दिया ऑफर रिजेक्ट। बोले सर ये बात समझ में नहीं आई कि भैया रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? भैया बोलते मैडम वो वाली साइकिल जरा खराब है, इसके लिए वो बेचने नहीं है, या फिर बेचने के लिए नहीं है, सिर्फ शो के लिए है, ऐसा बोल देते। आप कुछ और सिलेक्ट कर लो। अभी समझा? हाँ, फिर वो वैरायटी बताता। अगेन वो क्या कर रहा है, वैरायटी बता के तुमको, अब वो ऑफर दे रहा है। अब वो जब वो वैरायटी बताएगा तुमको और तुम उसमें से कुछ सिलेक्ट करोगे तब वो तुमको ऑफर देगा। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ सुपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स में क्या होता? चीजें लगी हुई रहती, तुम जाते वो ट्रॉली लेके जाते, हाँ, फिर ट्रॉली के अंदर एक एक एक, एक चीजें डालते हैं, फिर जाते वापस काउंटर पे, काउंटर वाला तुमको देखता, सामान को देखता, मैडम निकलो यहाँ से। ऐसा कैसे? बोले शक्ल पसंद नहीं आई तो ऑफर रिजेक्ट। इसका मतलब जो डिस्प्ले में उन्होंने आइटम्स लगा के रखे थे जहां से तुमने चीजें उठाई वो था इनविटेशन। समझा क्या? फिर उसके बाद में जब तुमने ट्रॉली में सामान डाला और काउंटर पे बिलिंग के लिए लेकर गए वो था ऑफर। और उसके बाद होगा एक्सेप्टेंस, जब वो बिल बनाकर तुमको हाथ में देगा, दैट विल बी एक्सेप्टेंस। और एक आखिरी एग्जांपल है, खाना खाने को गए, कैफे तो गए थे, वहां पर रहता मेन्यू कार्ड, बराबर ना? तुम्हारे हिसाब से तुम बताओ, मैं नहीं बताता। मेन्यू कार्ड ये इनविटेशन टू ऑफर है या ऑफर है? प्रूव इट। तुमने बोला मेन्यू कार्ड इनविटेशन टू ऑफर है, प्रूव करो कि वो इनविटेशन टू ऑफर है। बोल मनस्वी। हाँ, उधर लिखा हुआ रहता ना,
प्लेस योर ऑर्डर हियर। फिर तुम काउंटर पे जाते, फिर तुम उनको बताते भैया बजट ज़्यादा नहीं है, एक मार्गरेटा पिज़्ज़ा कर दो। हाँ, तो तब भैया बोलते मार्गरेटा अवेलेबल नहीं है, सस्ते लोग निकलो यहाँ से। तो भैया ने तुम्हारा ऑफर क्या किया? ऐसा बहुत बार एक्स वाई जेड एक इंसान है जो तुमको ओसीएम पढ़ाता, एक्स वाई जेड है वो, ऐसा बहुत सी बार ग्रिलिन पे कॉल करके करता। ग्रिलिन पता है ना, ग्रिलिन वो, हाँ, बर्गर वाला। उधर कॉल करके वो ये पूछते भैया आलू टिक्की है क्या? वो शक्ल देख के ही नहीं बोल देता, वो बोलता भैया आलू टिक्की नहीं है, कुछ और महंगा खाओ हमारे यहाँ, क्योंकि आलू टिक्की वहाँ 36 रुपए की है और ये वही खाते एक्स वाई जेड। समझ गए तुम बात? तो पॉइंट इज कि हम वहां अगर गए, मतलब एक्स वाई जेड के साथ, तो एक्स वाई जेड हमेशा एक ही सवाल करता, आलू टिक्की है क्या? समझा क्या? क्योंकि उधर डिस्प्ले में प्राइस लिस्ट में लिखा हुआ है आलू टिक्की सबसे सस्ती। ऐसा लिखा हुआ नहीं है, मतलब प्राइस लिखा हुआ है, जो कंपेयर करो तो दिख जाती कि सबसे सस्ती वही है ना। तो फिर तुम पूछते भैया आलू टिक्की कर दो, भैया बोलते नहीं है। ग्रिलिन पे आधा से ज्यादा टाइम आलू टिक्की रिजेक्ट करता हो। हाँ, मेरे को मालूम है, एक्स वाई जेड। पॉइंट समझ आया? तो प्राइस स्टेटमेंट इज आल्सो एन इनविटेशन टू ऑफर। तो अब लास्ट क्वेश्चन, ये इनविटेशन टू ऑफर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? अब तुम टेक्निकली बताओ, लॉजिकली बताओ, कैसे बताना है वैसे बताओ। ये इनविटेशन टू ऑफर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? बोलो सृष्टि बेन, कुछ बोल रहे थे, सही बोल रहे थे आप। पहले इनविटेशन, फिर 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 अरे ड्रग्स थोड़ी खरीद रहे भैया, एनफोर्सिएबल बाय, और फाइनली, समझ आया? तो सबसे पहले होगा इनविटेशन टू ऑफर, फिर होगा ऑफर, उसके बाद में होगा एक्सेप्टेंस, फिर होगा ऑर्डर प्लेस। मतलब जब तुम खाने गए, ठीक है, जो भी खाने गए, क्या खाने गए तुषार, क्या फेवरेट डिश है तेरा? कुछ भी चलता, फिलहाल तो अभी जाना है, बहुत बोर हो रहा। हाँ भी बोल रहा हूँ। बताओ, जल्दी बोलो, कोई भी एक डिश का नाम ले लो। नहीं नहीं चलता ना, बोलना, कौन सी डिश बोल। चिकन तंदूरी, ठीक है, ओके। तो चिकन बिरयानी, खुशी की देखो। हाँ, तो तो चिकन तंदूरी मान लो, ठीक है, तो चिकन तंदूरी का ऑर्डर दिया अभी, वो वेज रेस्टोरेंट है। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ऑर्डर रिजेक्ट होने वाला है। समझ गया? वेज अंडा करी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिश है, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।